पिछले एपिसोड में हमने देखा वैशाली ने शीतल से कहा बागर बिल्ला और नेवले को तो बहुत ताड़ती रहती हो, कुत्ते से डर लगता है। उसके ऐसा कहने पर अमृत और सम्राट वैशाली को घूरने लगते हैं। वही शीतल रचना की तरफ देखते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही आंटी, सच में यहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता आ गया था। रचना शीतल को पूरे हॉल को दिखाते हुए बोली, क्या तुम्हें कहीं पर भी कोई कुत्ता नजर आ रहा है? वैशाली हंसते हुए रचना से बोली, कभी कभी बड़ों में भी बचपना जाग उठता है, इसीलिए शायद मिट्टी में खेलने का मन किया हो। शीतल वैशाली को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सम्राट शीतल की तरफ देखते हुए बोला, पूरा घर साफ करो। फिर वैशाली की तरफ देखते हुए अंडरस्को, मैं बाहर कार में हूँ, वापी और अदिति को लेकर आओ। वैशाली अपना सिर हिलाती है और विप्लव के कमरे की तरफ चली जाती है। अमृत सम्राट से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, रास्ते में मुझे ऑफिस में छोड़ देना, एक इम्पॉर्टेंट केस आया है जिससे रिलेटेड मुझे बात करना है। सम्राट अमृत की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, लेकिन आज तो संडे है ना, आज तो सबकी छुट्टी होती है, तुम्हारा क्यों काम है? अमृत सम्राट को घूरकर बोला, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो, अगर नहीं जाना है तो मैं अपनी कार लेकर चला जाऊंगा। सम्राट अपना सिर हिला देता है, जिस पर अमृत स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वैशाली, विप्लव और अदिति नीचे आते हैं। विप्लव शीतल को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए जल्दी से बाहर चला जाता है। सम्राट बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा विला से बाहर आ जाता है। वैशाली सम्राट की तरफ देखते हुए कहती है, गाड़ी में चलाओ। अमृत आते हुए कहता है, अवस्थी हाउस जाना है, कब्रिस्तान नहीं। वैशाली घूरकर अमृत की तरफ देखती है और उसे इग्नोर करते हुए जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है। अमृत विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम आकर पैसेंजर सीट पर बैठो, मैं बैक सीट पर बैठूंगा। विप्लव अमृत की बात पर खुश होकर बोला, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, क्योंकि मुझे बैक सीट पर बैठना पसंद नहीं है। इतना कहकर विप्लव जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। सम्राट अमृत की तरफ एक नज़र देखने के बाद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अमृत जाकर वैशाली की बगल में बैठ जाता है। अदिति वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, मुझे खिड़की के पास बैठना है। सम्राट खुन्नस में उन लोगों को देखते हुए बोला, जल्दी से बैठो वरना सबको उतार दूंगा मैं। विप्लव सम्राट की तरफ देखते हुए शरारती आवाज में बोला, क्यों भाई, भाभी से मिलने की जल्दबाजी हो रही है आपको? सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर कर विप्लव से बोला, मेरे ख्याल से तुम सिर्फ कॉलेज जाकर थक जा रहे हो, शायद तुम्हें ऑफिस भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। विप्लव की सारी मुस्कान गायब हो जाती है और वो जल्दी से कहता है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है और आप मुझे अभी से घर के काम में बुढ़ा बनाना चाहते हो अपनी। ये कहते कहते विप्लव रुक जाता है। सम्राट गाड़ी स्टार्ट कर विप्लव को घूरते हुए बोला, डोंट वरी, इस बार अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो मैं तुम्हें अपनी तरह ही बुढ़ा बनाऊंगा। विप्लव बस बेचारा सा मुंह बनाकर रह जाता है। कुछ देर बाद सम्राट की गाड़ी अमृत के ऑफिस के सामने रुकती है। अमृत गाड़ी से बाहर आता है कि ऑफिस से एक लड़की आकर अमृत को गले लगाते हुए कहती है, बेबी आफ्टर लॉन्ग टाइम। विप्लव पलटकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, खुशहाली आपकी सौतन। वैशाली एक नज़र अमृत और खुशहाली पर डालने के बाद सम्राट से बोली, अब क्या दोपहर यहीं पर करवा दोगे? चलो भाई, सोना दीदी से मिलना हमको। सम्राट कार से बाहर उतर अमृत और खुशहाली के पास जाकर खुशहाली को अमृत से दूर करते हुए बोला, मिस गोयनका, मुझे मेरे भाई से कुछ बात करनी थी। खुशहाली सम्राट को देख मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स सम्राट। सम्राट अपना सिर हिलाता है और अमृत को थोड़ा दूर लाकर कहता है, शादी के बाद अगर पति का किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध हो तो इसमें आईपीसी की धारा 497 लगती है, क्या तुम वकील होकर भी ये बात नहीं समझते? अमृत सम्राट की बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, व्हाट यू मीन कि मैं खुशहाली साथ फिजिकल हो रहा हूं, जो मेरे ऊपर 497 की धारा ठोकेगी मेरी बीवी? सम्राट एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम चाहे जो करो, अगर मीडिया को इस बात की भनक लगी कि तुम्हारी बीवी है, लेकिन उसके बावजूद तुम मिस गोयनका के साथ रिश्ते में हो और उन लोगों ने हमारी फैमिली रेपुटेशन की इज्जत उड़ाई, तो मैं तुम्हारी उड़ा दूंगा। अमृत सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाता है कि वहां पर खुशहाली आकर सम्राट से कहती है, सम्राट काफी समय बाद मिले, चलो ना साथ में कॉफी पीते हैं। सम्राट खुशहाली की बात पर अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मिस गोयनका, मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, बिकॉज उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो अपनी मायके गई हुई है, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। खुशहाली सम्राट की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी करने के लिए बहुत जल्दी तुम्हारी पत्नी से मुलाकात होगी।
सम्राट अपना सिर हिला अपनी कार की तरफ चला जाता है। खुशहाली सम्राट की कार की तरफ देखती है और विप्लव की तरफ देखकर हाथ हिला देती है, तो विप्लव भी मुस्कुराते हुए उसे बाय कह देता है। सम्राट की कार वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद खुशहाली अमृत से बोली, आई थिंक अब हमें भी घर वालों से बात करनी चाहिए, हम दोनों की शादी के लिए। अमृत खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा करें। खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए अमृत के चेहरे की तरफ देखती है और उसके गाल को छूते हुए कहती है, बेबी तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? दरअसल अमृत के गाल पर वैशाली के मारे थप्पड़ के निशान थे और साथ में वैशाली की उंगली में पहने रिंग के निशान जो अमृत के गाल में चुभ चुकी थी, जिसके निशान बन गए थे। अमृत खुशहाली के हाथ को हटाकर बोला, नथिंग, चलो अंदर, बाकी सब लोग वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर अमृत खुशहाली को इग्नोर कर ऑफिस के अंदर चला जाता है। अवस्थी हाउस। सोना अपना नाश्ता कर मेन हॉल में बैठी हुई थी। सुधांशु सोना को दवाई देते हुए कहता है, दीदी अब दवाई खाना कैसे भूल सकती हो? सोना सुधांशु के हाथ से दवा लेकर बोली, सॉरी सिद्धू, पता नहीं क्यों मुझे मेडिसिन खाना नहीं पसंद। सुधांशु सोना की बात पर मुस्कुरा देता है कि घर का डोरबेल बजता है। सुधांशु जाकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने सबसे पहले अदिति आ जाती है। सुधांशु अदिति को देख थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तुम अकेले आए हो? अदिति सुधांशु को साइड करते हुए बोली, मेहमानों का रास्ता रोककर नहीं रखते। सुधांशु अदिति की बात पर मुस्कुरा देता है कि विप्लव और वैशाली भी आते हैं। सुधांशु बाहर देखते हुए बोला, और कोई है क्या? विप्लव सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, यस, तुम्हारे बागर बिल्ला जीजा जी। सुधांशु विप्लव की बात पर मुस्कुरा देता है और उन लोगों को अंदर चलने के लिए कहता है। वैशाली पूरे घर को देखते हुए सुधांशु से बोली, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारा घर है तो बहुत खूबसूरत। सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए, लेकिन ये सब कुछ मैनेज करके माँ और दीदी रखती हैं। सोना उन लोगों की आवाज सुनकर उन लोगों की तरफ देखती है और वैशाली को देख खुश होते हुए कहती है, वैशाली तुम मुझसे मिलने आए हो? फलक नीचे आते हुए बोली, नहीं नहीं, वो मुझसे मिलने आए हैं। सोना फलक की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, जब तक तुम्हारा बीच में बोलना नहीं होता तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता है ना। फलक सोना की बात पर अपना सिर हिला देती है तो उसकी नजर अदिति और विप्लव पर जाती है। अदिति तो घर को देखने में बिजी थी, लेकिन विप्लव फलक को देखने में बिजी था। फलक विप्लव के सामने जाकर बोली, और अच्छे से देख लो, देखने के टैक्स नहीं लगते, मैं सुंदर दिख रही हूं ना? विप्लव फलक की आवाज पर होश में आता है और थोड़ा सा शाय होते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन आप सच में खूबसूरत हो। फलक विप्लव की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन कोई अपनी बहन की इस तरीके से तारीफ करता है? विप्लव फलक की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोला, आप मेरी बहन नहीं हो। सम्राट अंदर आते हुए बोला, अच्छा, वो तुम्हारी बहन नहीं है तो क्या कहना पसंद करोगे तुम उसे वापी? विप्लव सम्राट की डरावनी आवाज पर फलक से बोला, वी कैन बी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे बहन नहीं बनाना। फलक प्यार से विप्लव के गाल को सहलाकर बोली, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी दीदी बनूंगी ना, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूं। विप्लव अपना सिर हिला देता है। सोना फलक की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कहीं जा रही हो क्या? फलक अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, लेकिन अभी नहीं जा रही, शाम को जा रही हूँ, मूवी डेट पर। सोना सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, इस लड़की का पक्का किसी के साथ चक्कर है, इसलिए चाचा जी उसकी शादी करवाना चाहते हैं। फलक सोना को घूरते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, क्या तुम्हें मैं ऐसी लड़की नजर आती हूँ? और डेट पर जाना मतलब किसी लड़के के साथ ही जाना जरूरी नहीं होता। वैशाली फलक की बात पर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अब ये मत कहना कि इतनी खूबसूरत चेहरे वाली लड़की एक लेस्बियन है। फलक सब लोगों को बारी बारी घूरने के बाद बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही मुझे इस तरीके से बेइज्जत करते हुए? सम्राट फलक की बात को इग्नोर करते हुए सोना के पास जा उसे अपने हाथ में लाया बैग देते हुए बोला, तुम्हारे लिए। सोना सम्राट की बात पर जल्दी से बैग को खोलकर देखती है, जिसमें एक केक पेस्ट्री और पैन केक के साथ मैंगो जूस के ढेर सारे बोतल थे। सोना उन सारी चीजों को देखकर खुश होते हुए सम्राट से बोली, क्या ये सब? सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर बोला, सिर्फ एक एक चम्मच, बाकी मैंगो जूस तुम जितना चाहे पी सकती हो, बाकी सब घर वालों के लिए है। सोना सम्राट की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तो फिर इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा था कि। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर बोला, तुमने मेडिसिन ली? सोना सम्राट और सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप दोनों किसी थानेदार से कम हो क्या? एक घर में आकर बार बार परेशान करता और दूसरा कॉल कर करके, इसलिए कोई भूल ही कहाँ सकता है किसी काम को।
सम्राट सोना के सिर को सहलाते हुए बोला, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तभी एक बार फिर से घर के दरवाजे का डोर बेल बजता है। सुधांशु दरवाजा खोलता है तो बाहर अजीत खड़ा हुआ था। सुधांशु अजीत को देख मुस्कुराते हुए बोला, अजीत भैया आइए अंदर। अजीत अंदर आता है और इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सोना कंफ्यूज भरी नजरों से अजीत की तरफ देखने लगती है, जिस पर अजीत सोना की तरफ देखकर कहता है, हेलो सोना, तुम ठीक हो ना? सुना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। सोना अजीत की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन क्या मैं आपको जानती हूँ? अजीत सोना के सवाल पर मुस्कुराकर बोला, हाँ, आप और मैं स्कूल में टीचर थे। आप डांस टीचर थी और मैं मैथ का टीचर था, और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। सोना अजीत के इंट्रो पर अपना सिर हिला मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अजीत, आई एम सॉरी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो तो सच होगा। अजीत अपना सिर हिलाते हुए सब लोगों की तरफ देखकर बोला, हेलो एवरीवन। सभी लोग उसे हेलो कह देते हैं, लेकिन सम्राट तो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। वो सोना की तरफ देखता है, जो कि कोई गहरी सोच में खो गई थी। सम्राट सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोना को लेकर कमरे में जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अभी मेडिसिन लिए हैं तो उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। सुधांशु सम्राट की बात पर अपना सिर हिला देता है तो सम्राट सोना को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। फलक सम्राट के जाने के बाद सुधांशु से बोली, मुझे ना थोड़ा बाहर जाना था तो क्या? सुधांशु फलक की बात पर बीच में बोला, आपने कहा कि आपको शाम को जाना है, इसलिए शाम को जाएगा, अभी नहीं। फलक सुधांशु की बातों को सुनकर सम्राट का लाया हुआ बैग उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। अदिति सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू, मुझे कुछ डाउट्स थे, क्या आप उसे क्लियर कर दोगे? सुधांशु अजीत की तरफ देखकर बोला, अजीत भैया आप इन लोगों के साथ बैठिए, मैं जरा अदिति के डाउट क्लियर कर देता हूँ। अजीत सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाता है तो विप्लव सुधांशु से कहता है, तुम्हारे घर में कैरम है क्या? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, मेरे कमरे में है, लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुधांशु कैरम लाकर उन लोगों को दे देता है और वो लोग कैरम खेलते हुए एंजॉय करने लगते हैं। सोना का कमरा। सोना सम्राट की तरफ देख रही थी, जो कि उसके सिर की पट्टी को चेंज कर रहा था। सम्राट अपना सिर झुकाकर सोना को देखते हुए बोला, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो। सोना सम्राट की बात पर बोली, अरे, मैं अपने पति को नहीं देखूंगी तो किसको देखूंगी? सम्राट सोना की बात पर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मेरा नेचर कैसा है? सोना अपनी गर्दन नहीं में हिला देती है, जिस पर सम्राट सोना के चेहरे को पकड़कर कहता है, ईगोइस्टिक, पजेसिव, एरोगेंट, रूड, एंगर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फिश, इसके अलावा मुझमें और कुछ नहीं है। सोना सम्राट की बात पर बोली, आप एक चीज बताना भूल गए, ओ माय केयरिंग हबी। सम्राट अपनी नीली आंखों से सोना की आंखों में देखने लगता है, जिस पर सोना कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखिए ना, पता नहीं क्यों मुझे अजीब अजीब लगता है। सम्राट सोना के पास जा उसके माथे पर चूम लेता है और अपने होंठ सोना के माथे से लेकर नाक फिर होठों तक लाते हुए उसके होठों पर किस करने लगता है। अमरावती। दोपहर का वक्त। मित्तल मैंशन। काव्या की तबीयत थोड़ी खराब थी। संडे होने के कारण नित्या कॉलेज में मिले सारे असाइनमेंट पूरा कर रही थी और कशिश स्टडी में अपना काम कर रहा था और उसके साथ रौनक भी था। कशिश कोई फाइल लेने के लिए कमरे में आता है तो देखता है काव्या ठंड से कांप रही थी। कशिश काव्या के पास जा उसके सिर पर हाथ रखता है तो काव्या को काफी तेज बुखार था। कशिश अपना फोन निकाल डॉक्टर को कॉल करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद कशिश बाउल में ठंडा पानी और पट्टी डालकर लाता है और काव्या के माथे की पट्टी करने लगता है। कशिश काव्या के हाथ को रब करते हुए बोला, काव्या आर यू फाइन? काव्या कशिश की बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और काव्या को छूने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर कशिश कहता है, मैंने फीमेल डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर कशिश की डरावनी आवाज पर थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन मिस वर्मा दूसरे पेशेंट को चेक कर रही थी। कशिश डॉक्टर की बात पर बोला, ओके, लेकिन दूर से। डॉक्टर थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए काव्या को चेक करता है और उसे एक इंजेक्शन लगा कशिश से कहता है, इन्होंने कल से खाना नहीं खाया है और डिप्रेशन के वजह से बुखार आ गया है, क्या कोई दिक्कत है? कशिश डॉक्टर की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, होश कब तक आ जाएगा? डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए बोले, 1 घंटे में होश आ जाना चाहिए और मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, इन्हें होश आने पर खिला दीजिएगा और देखिएगा कि ये ज्यादा स्ट्रेस ना लें। कशिश डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिला देता है तो डॉक्टर वहां से चला जाता है।
कशिश काव्या को बुरी तरीके से घूरते हुए फिर से ठंडे पानी की पट्टी करने लगता है। इसी तरह 1 घंटे बीत जाते हैं और काव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर कशिश की तरफ देखती और उसके हाथ को पकड़ लेती है। कशिश को जब काव्या की छुअन महसूस होती है तब वो काव्या को घूरते हुए कहता है, बेवकूफ औरत, मुझसे अगर झगड़ा करना है तो खाओगी पियोगी, नहीं तो झगड़ा कैसे करोगी। काव्या कशिश की बात पर धीरे से बोली, पानी। कशिश काव्या को सहारा देकर उठाता है और उसे गर्म पानी पिलाते हुए कहता है, गर्म पानी पियो क्योंकि तुम्हें बुखार है। काव्या पानी पी लेती है कि कशिश उसके चेहरे को देखता है जो पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। कशिश काव्या के कमर के पीछे तकिया लगाते हुए बोला, तुम चुपचाप बैठी रहो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर कशिश जाने लगता है, जिस पर काव्या धीरे से कहती है, मुझे भूख नहीं है। कशिश पलटकर काव्या को घूरते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो वरना कान के नीचे लगाऊंगा। इतना कहकर कशिश कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या कशिश को जाता हुआ देखकर मुंह बनाती है। इधर कशिश किचन में सारी सब्जी को देख रहा था और उसके सामने एक दिक्कत ये थी कि उसे थाली सजाना नहीं आता था। कशिश एक बड़ा सा थाली लाकर उसमें 3-4 कटोरी रख देता है और सब्जियों को देखने के बाद सब में सब्जी डालने लगता है। फिर चावल और रोटी एक साथ मिक्स कर पूरे थाली को देखते हुए कहता है, इतना तो खा ही लेगी वो, कल से कुछ नहीं खाया है उसने। इतना सोचते हुए कशिश उस थाली को उठाकर सीधा कमरे की तरफ चला आता है। कशिश जब कमरे में आता है तो देखता है काव्या बिस्तर पर नहीं थी। कशिश थाली कॉफी टेबल पर रखकर खुद से बोला, ये औरत हर वक्त कॉकरोच की तरह इधर उधर क्यों घूमती रहती है, क्या इसके कदम एक जगह नहीं रह सकते। ये सोचते हुए कशिश काव्या को आवाज लगाता है। काव्या वॉशरूम से निकलकर बाहर आती है और बिस्तर की तरफ जाने लगती है, जिस पर कशिश कहता है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, चुपचाप खा लो। काव्या एक नज़र कशिश की तरफ देखने के बाद थाली पर डालती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। काव्या हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप भी मेरे साथ खाने वाले हो। कशिश अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, ये सारा तुम्हारे लिए है। कशिश की बात सुनकर काव्या उसे घूरते हुए बोली, क्या मैं आपको इंसान की जगह कोई जानवर नजर आ रही हूँ जो इतना सारा खाना खाऊंगी। कशिश काव्या को घूरते हुए बोला, एक तो तुम्हारी खातिरदारी करो और उस पर से तुम्हारे ताने भी सुनो, मेरा बहुत फायदा है नहीं इसमें, खाना है तो चुपचाप खाओ, नहीं खाना है तो भाड़ में जाओ। काव्या कशिश की बात पर बोली, मैंने कहा है आपको खाना लाने के लिए, नहीं ना तो आपको मेरा ख्याल रखने का चस्का क्यों जाग गया। कशिश एक गहरी सांस ले अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने तुम पर चिल्लाया उसके लिए आई एम सॉरी। काव्या कशिश की बात पर अकड़ कर बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मुझे सॉरी फेंक कर मारा हो और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हो, नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी, अपने पास रखो तिजोरी में संभाल कर। कशिश खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, काव्या मैंने तुमसे बदतमीजी की उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज खाना खा लो। काव्या थोड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ बोली, थोड़ा सा और इमोशन लाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल के लिए इतना मैनेज कर सकती हूं मैं। कशिश घूर घूर कर काव्या को देखने लगता है, जिस पर काव्या कहती है, जाइए जाकर एक प्लेट लेकर आइए और एक चम्मच। कशिश अपने पैर पटकते हुए किचन में जा एक मीडियम साइज का प्लेट, चम्मच और कटोरी लेकर आ जाता है। काव्या उसके हाथ से सारा सामान लेकर प्लेट में खाना लगाते हुए कशिश से बोली, देख लीजिए कैसे थाली बनाया जाता है, इन फ्यूचर काम आ जाएगा। काव्या की बात सुन कशिश ध्यान से काव्या के हर एक स्टेप को देखने लगता है और पूरा थाली लगने के बाद कशिश छोटी मुस्कान के साथ बोला, ये तो बहुत ही इजी है। काव्या कशिश के क्यूटनेस को एक पल के लिए देखती रह जाती है, लेकिन अपने ख्यालों को झटकते हुए वो खाना खाने लगती है। कशिश भी काव्या की तरफ देखने लगता है। इधर अवस्थी हाउस में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शेखर जी ने सम्राट से पूछे, बेटा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। सम्राट ने अपना सिर हिलाकर, मेरा काम बिल्कुल सही चल रहा है और मैंने सोचा है कि इस बार मैं एक डांस अकेडमी ऑर्गेनाइज करूं। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे बताया नहीं कि आप डांस अकेडमी खोलना चाहते हो। सम्राट सोना को खाना खिलाते हुए बोला, तुम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना चाहती थी लेकिन मैंने तुम्हें मना कर दिया। फिर मेरे भाई ने समझाया कि किसी के ड्रीम्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे सपनों को भी नहीं छीनना चाहता और उस डांस अकेडमी में तुम अपना डांस परफॉर्म कर सकती हो और साथ में बच्चों को भी सिखा सकती हो। सोना सम्राट की बात सुन मुस्कुरा देती है। सम्राट सुधांशु की तरफ देखते हुए विप्लव की तरफ इशारा करके कहता है, इसका क्या हालचाल है आजकल कॉलेज में। विप्लव जो कि मजे के साथ पनीर कोफ्ते को एंजॉय करते हुए लुत्फ उठा रहा था, सम्राट के सवाल को सुनते ही उसे ठसका लगता है।
अदिति विप्लव की पीठ को मारते हुए उसे जल्दी से पानी पिलाती है तो विप्लव पानी पीकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, जिसे देखकर सम्राट कहता है, बिहेव योरसेल्फ। विप्लव अपने मुंह में आया सलाइवा निगल कर बोला, सॉरी ब्रो। नीरू विप्लव को जूस देते हुए बोली, आराम से बेटा। विप्लव अपना सिर हिला सम्राट से बोला, भाई आप ये क्या पूछ रहे हो, अभी तो कॉलेज बस शुरू हुआ है। सम्राट विप्लव की बात पर बोला, मेरे छोटे भाई जो कॉलेज के पहले दिन से ही अपनी परफॉर्मेंस बेहतर रखता है, वो आगे चलकर अच्छे परसेंटेज इंप्रूव करता है। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, जीजा जी अगर कोई इंसान पढ़ना ना चाहे और उसे फोर्स करो तो मेंटली टॉर्चर से कम नहीं होता, विप्लव पास हो जाएगा। सम्राट सुधांशु की बात पर बोला, इसका मतलब यह है कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, मेरी हॉबी में से एक है, जैसे लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, इसी तरह मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, नई नई चीजों को सीखने में इंटरेस्ट है। वैशाली उन लोगों की बातों को सुनकर बोली, हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन लगता हमारा कॉलेज हमको पढ़ाना चाहता था, इसीलिए हम पासिंग मार्क में पास हो जाते थे, जिस कारण आगे बढ़ते बढ़ते हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। वैशाली की बात पर अदिति बोली, मैं भी ऐसा ही करूंगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अमृत भैया जैसे किसी आदमी से शादी कर लूंगी। अदिति की बात पर विप्लव उसके सिर पर मारते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी छोटी हो ना, इस तरीके से बात ही नहीं करते। अदिति मुंह बनाते हुए फिर से अपना लंच करने लगती हैं। अजीत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, वैसे आपने नहीं बताया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अजीत के सवाल पर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर विप्लव अजीत से कहता है, भाई ने यूएस में अपनी स्टडी कंप्लीट की है और साथ में अपने क्लास के टॉपर थे और स्पोर्ट्स में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अजीत विप्लव की बात पर अपनी सिर हिलाते हुए सम्राट से बोला, आपको गेम्स इतने अच्छे से आते हैं तो आपको वॉलीबॉल के बारे में तो पता ही होगा। सम्राट अजीत के सवाल पर अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मुझे पता है, 1895 होलियोक मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले खेला गया था और 1964 ओलंपिक था। अजीत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, लगता है आपका जीके काफी स्ट्रांग है। सोना अजीत की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पति बहुत होशियार है और उससे भी ज्यादा जरूरी उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। अजीत सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, मैं हार मानता हूं क्योंकि सोना जी ने आपकी तारीफ कर दी। सम्राट अपनी आईब्रो को रब करते हुए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर अजीत से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, क्या मैं इस तारीफ का हकदार नहीं हूं? अजीत हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि सिर्फ पोजीशन और पैसे होने से कुछ नहीं होता, कभी कभी नॉर्मल लाइफ में भी आकर देखना पड़ता है कि लोग कैसे होते हैं। सोना सम्राट के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे खिलाओगे या फिर बस बातें ही करते रहोगे? सम्राट का ध्यान सोना की तरफ चला जाता है। वैशाली जो कि अजीत के बगल में बैठी हुई थी, टेबल के नीचे से अजीत के पैर पर मारते हुए बोली, आप काहे बड़का भैया को भड़का रहे हो? अगर 2 मिनट अपना मुंह बंद कर लोगे तो काहे चकी से बुखार चढ़ जाएगा। अजीत हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगता है, जिस पर वैशाली उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, अब ये अपनी बटेर जैसी आंखों से हमको टुकुर टुकुर काहे देख रहे हैं, चुपचाप अपना खाना खाए ना। वैशाली के ऐसा कहने पर अजीत झेप जाता है और चुपचाप अपना लंच करने लगता है। पूरा लंच होने के बाद सभी लोग मेन हॉल में आकर बैठ जाते हैं। सम्राट सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, दोपहर हो गई है और मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अब हम लोगों को चलना चाहिए, मैं सोना से मिलने फिर आऊंगा। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप कल आओगे या फिर कभी आओगे? सम्राट सोना की बात पर बोला, कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग। सोना सम्राट की बात पर बोली, मैं कॉल नहीं करूंगी, आप अपना लोकेशन सेंड कर देना। सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, लोकेशन सेंड कर दूंगा, ऐसा क्यों? सोना मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप कहीं चले गए तो मैं आपको यूं ढूंढकर निकाल लूंगी। सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, ओक माय मैडम, मैं आपको अपना हर 1 घंटे का लोकेशन सेंड कर दूंगा। सोना सम्राट की बात पर मुस्कुरा देती है और वैशाली सोना को गले लगाकर कहती है, हम फिर आएंगे आपसे मिलने। सोना वैशाली की बात पर बोली, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ। वैशाली सोना की बात पर बोली, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, घर में सबको हमारी जरूरत पड़ती है। सोना वैशाली की बात पर अपना सिर हिला देती है और सम्राट सुधांशु की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, जो कि सोना के साथ रहेगी। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, क्यों आपको लगता है कि मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकता? सम्राट सुधांशु की बात पर बोला, बात ख्याल रखने की नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे, मैं कुछ वक्त के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ,
बस इसलिए लीजा को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। सुधांशु सम्राट की बात पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस अपना सिर हिला देता है, तो सम्राट उसके कंधे को थपथपाकर सब लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद सोना अपने कमरे की तरफ आराम करने चली जाती है। नीरू मुस्कुराते हुए शेखर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं तो बहुत खुश हूँ सम्राट को अपने दामाद के रूप में पाकर, कितना ख्याल रखता है हमारे सोना का। सुधांशु हल्की मुस्कान लिए अपने कमरे की तरफ चला जाता है और वही शेखर नीरू की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हमारी सोना है ही ऐसी कि वो अपने प्रति किसी के भी दिल में अपनापन और प्यार पैदा कर सकती है। नीरू शेखर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुरा देती है। शाम का वक्त। एयर रूफटॉप बा। फलक बड़े टिपटॉप तरीके से रेडी होकर यहाँ पर रुद्रा से मिलने आई थी, लेकिन रुद्रा दूर दूर तक वहां पर नजर नहीं आ रहा था। फलक आराम के साथ सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। अब शाम से रात हो रही थी, लेकिन रुद्रा का कहीं भी अता पता नहीं था। फलक अपना फोन निकाल रुद्रा को कॉल करती है, तो दूसरी तरफ रुद्रा जो कि सो रहा था, फोन बजने की आवाज पर बिना नंबर देखे कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। फलक रुद्रा की आवाज सुन बड़ी मुस्कान के साथ बोली, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें लोकेशन बताया था ना मिलना है बोलकर, लेकिन तुम हो कि भाव खा रहे हो, क्या तुम सो रहे थे। रुद्रा फोन अपने कान से दूर कर नंबर देख अपने कान में वापस फोन को रखते हुए बोला, तुम कौन हो, मैं पहचान नहीं पाया। फलक इस बार चिल्लाते हुए बोली, फलक बोल रही हूँ, कल जिससे जुहू चौपाटी बीच में मिले थे वही। रुद्रा हैरान होते हुए बोला, हे स्पीकर, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो। फलक रुद्रा की बात पर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना हम दोनों मिलेंगे, लेकिन तुम हो कि। रुद्रा फलक की बात को बीच में काटकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलूंगा। मुझे कॉल करके परेशान मत करो, वरना गोली मार दूंगा तुम्हें। इडियट। इतना कहकर रुद्रा कॉल कट कर देता है। फलक मुंह बनाते हुए फोन की तरफ देखकर बोली, साला सही कहते हैं लोग, साले लड़कों को सामने से कभी भाव देना ही नहीं चाहिए, उन लोगों का एटीट्यूड 10 गुना ऊपर लेवल में चला जाता है। इतना सोचते हुए फलक अपना बिल पे कर उस बार से नीचे आती है। उसने एक लॉन्ग जैकेट डाल रखी थी, जिस कारण उसकी वो मिनी ड्रेस नजर नहीं आ रही थी। फलक इधर उधर देखती है तो अब रात गहरी हो रही थी और अकेले होने के कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। फलक चलते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ जाती है, वहां कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा था। फलक अपना फोन निकालकर सुधांशु को कॉल करने लगती है, लेकिन सुधांशु का फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बताने लगता है। फलक एक गहरी सांस लेकर पैदल ही जाने लगती है। वो जुहू की तरफ पहुंचती है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। फलक थोड़ी तेजी से चलने लगती है तो उसके पीछे आ रहे कदमों की आहट भी तेज हो जाती है। फलक बिना पीछे पलटी सीधा भागने लगती है कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख लेता और उसे एक पिलर के पीछे खींच लेता है, तो जो आदमी फलक के पीछे आ रहा था वो आगे निकल जाता है। फलक डरते हुए जिस आदमी ने उसे पकड़ रखा था उसे दूर करने की कोशिश करती है, तो फलक को सिगरेट की महक उस आदमी के हाथों से आने लगती है। वो आदमी फलक के कान में धीरे से कहता है, ज्यादा हिलने की कोशिश मत करो, सामने कैब है, जाओ बैठो और अपने घर निकलो। दोबारा रात को इधर उधर करने की कोशिश करोगी तो किसी की भी हाथों बलि चढ़ जाओगी। फलक उस आदमी की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे फलक को कैब की तरफ धकेल वहां से निकल जाता है। फलक बस उसके बैग को जाता हुआ देखती रह जाती है, फिर कैब में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। ओबरॉय विला। रात का वक्त। अमृत कमरे में आता है तो उसकी नज़र वैशाली पर जाती है, जो कि उसके लैपटॉप में कुछ कर रही थी। अमृत वैशाली पर बिना ध्यान दिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद अमृत फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, सुनो। अमृत अपने बालों को सुखाते हुए बोला, तुमने कहा था कि तुम मुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूं, तो फिर। वैशाली अमृत की बात को बीच में काटकर बोली, तुम्हारे फोन पर खुशहाली का फोन आया था, बस ये बता रही थी। अमृत पलटकर वैशाली को देखते हुए बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पति तुम्हारे होते हुए किसी और। वैशाली अमृत की बात पर बोली, हमारा पति उस लड़की से प्यार करता है। अमृत वैशाली को देखते हुए बोला, इसका मतलब यह है कि तुम अपने पति को किसी से भी बांट सकती हो। वैशाली अमृत की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, जब तुमने हमारी आंखों के सामने उस लड़की को गले लगाया ना, तभी हमने तुम्हें किसी और के साथ बांट दिया था। इतना कहकर वैशाली लैपटॉप कॉफी टेबल पर रख देती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, मैंने पहली बार किसी लड़की को किस किया था वो तुम थी। खुशहाली और मैंने आज तक एक दूसरे को किस भी नहीं किया।
वैशाली एक छोटे से तकिया को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी छोटी सी मुस्कान थी। अमृत एक गहरी सांस लेकर आकर वैशाली के बगल में लेट जाता है। अगली सुबह इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। सुधांशु अपनी बाइक में यूनिवर्सिटी आता है और पार्किंग में अपनी बाइक पार्क कर अंदर की तरफ जाने लगता है कि बीच में उसे शौर्य रोक लेता है। सुधांशु शौर्य को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, दिखने में तो अच्छे खासे घर के लगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरीके से कॉलेज जाकर भीख मांगते हुए? शौर्य सुधांशु की बात पर उस पर चिल्लाते हुए बोला, ए लड़के, तुम खुद को समझते क्या हो? सुधांशु शौर्य की बात पर बोला, जो तुम नहीं हो वही खुद को समझता हूं। शौर्य सुधांशु के कॉलर को मजबूती से पकड़कर बोला, नित्या से दूर रहो। विप्लव पीछे से आकर शौर्य को सुधांशु से दूर कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को छूने की? रिया भी आकर सुधांशु के सामने खड़ी हो जाती है और शौर्य को घूरने लगती है। अदिति सुधांशु के कॉलर को ठीक करते हुए बोली, सिद्धू तुम ठीक हो ना? सुधांशु अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शौर्य के दोस्त वहां पर आ जाते हैं। विप्लव 2 कदम पीछे होकर शौर्य को उंगली दिखाते हुए बोला, तुमने मेरे दोस्त का कॉलर पकड़ा, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर। शौर्य अपने गाल को सहलाते हुए बोला, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होगी। सुधांशु विप्लव को पीछे कर शौर्य के सामने आकर बोला, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, हम डरते नहीं किसी से। रिया सुधांशु का साथ देते हुए शौर्य के पास आकर बोली, समझे लल्लू, निकलो यहां से। शौर्य रिया को घूरते हुए बोला, अपने इन दोस्तों को समझाओ और मेरी नित्या से दूर रहो। सुधांशु शौर्य को घूरते हुए बोला, तुम्हारी ये नित्या है कौन? मैं तो जानता भी नहीं इस नाम की कोई लड़की को, और अगर तेरी बंदी है तो अपनी बंदी को संभाल कर रख कि दूसरे बंदों को लाइन नहीं मारा करते। रिया सुधांशु की बात पर बोली, अरे इस जैसे लल्लू को क्या ही समझा रहे हो, जो खुद की बंदी को संभाल नहीं सकता और आकर यहाँ पर हम लोगों के ऊपर धौंस जमा रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग उस तरफ देखते हैं जहां पर नित्या के साथ एक चश्मिश लड़की खड़ी हुई थी। सुधांशु नित्या के सामने आकर बोला, तुम्हारा नाम नित्या है? सुधांशु के अचानक सवाल पर नित्या थोड़ी हैरान होती है और अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मेरा नाम ही नित्या है, क्या हो गया? सुधांशु नित्या को घूरते हुए बोला, अपने बंदे से कहो बिना मतलब का मुझ पर चढ़ने की कोशिश न करे, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। जानता क्या, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता और मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं। तुम इस लड़के जैसे लंगूर को डिजर्व करती हो, मुझे नहीं। नित्या सुधांशु पर चिल्लाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे सुनाने वाले, और किसने कहा तुमसे कि शौर्य मेरा बॉयफ्रेंड है? रिया नित्या की बात पर बोली, यही लल्लू यहाँ पर आकर दहाड़ रहा है, मेरी नित्या से दूर रहा करो अगैरा वगैरह, जैसे हमारा सुधांशु तुम्हें गले लगाने के लिए मर रहा हो। नित्या शौर्य के सामने जाकर बोली, शौर्य ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? तुम सुधांशु को क्यों परेशान कर रहे हो? वो हमारे क्लास का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तुम्हें तो दोस्ती करनी चाहिए उससे, और तुम हो कि उससे झगड़ा कर रहे हो। रिया विप्लव के कान में धीरे से बोली, अचानक ये शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? मुझे इसमें साजिश की बदबू आ रही है और तुझे। ये कहते हुए रिया विप्लव की तरफ देखती है जो कि उस चश्मिश लड़की को लगातार घूरे जा रहा था। रिया विप्लव के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली, अरे ओ दिलफेक आशिक, जरा सपनों की नगरी से बाहर आओ, वरना कहीं औंधे मुंह जमीन पर गिर जाओगे। विप्लव अचानक रिया के मारने से होश में आता है और एक बार फिर उस चश्मिश लड़की को देखने के बाद रिया से कहता है, वो कितनी सुंदर है ना? रिया विप्लव को अजीब नजरों से देखने लगती है। वहीं सुधांशु नित्या की बातों को सुनकर कहता है, मुझे दोस्तों की कमी नहीं है, इसलिए मुझे तुम जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, और उससे भी जरूरी तुम और तुम्हारा ये बंदा दोनों मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहो, वही तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। नित्या सुधांशु की बात पर बोली, मैंने तुमसे कहा ना, शौर्य मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। सुधांशु अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, व्हाटएवर। उसके बाद विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, चलो क्लास चलते हैं, इन लोगों के बकवास के कारण टाइम वेस्ट हो गया। विप्लव सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाता है और उस चश्मिश को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। शौर्य नित्या की तरफ देखते हुए नाराजगी से बोला, तुम्हें उस लड़के को सुनाना चाहिए था और तुम ऊपर से मुझसे कहती हो कि। नित्या शौर्य को घूरते हुए बोली, तुमने क्या सोचकर उससे ये कहा कि वो मुझसे दूर रहे? पहले ये बताओ मुझे, तुम्हें पता है वो क्लास का टॉपर है, अगर वो मेरा दोस्त बन जाता है तो मेरे कितने अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं उसकी मदद से। नित्या के साथ खड़ी लड़की नित्या की बात पर बोली, नित्या इस तरीके से किसी की फीलिंग के साथ खेलना अच्छा नहीं होता।
नित्या उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आरू तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया में क्या क्या होता है, इसलिए तुम अपनी इनोसेंस फीलिंग जाकर किसी और को सुनाओ, मुझे नहीं। आरू नित्या की बात पर कुछ नहीं कहती और एक गहरी सांस लेकर अपने क्लास की तरफ चली जाती है। क्या सुधांशु और नित्या कभी करीब आएंगे? क्या सम्राट के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद सोना के साथ कुछ गलत होगा? क्या वैशाली और अमृत एक दूसरे के करीब आएंगे? विप्लव के दिल में आरू के लिए कौन सी फीलिंग आ गई है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए।